जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है, दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 9 जनवरी 2023। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अब हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप सभी लोग, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि सभी लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुरू करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। देखेंगे आज की क्या क्या न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट बुक से। शशि थरूर की नई किताब अंबेडकर अलाइव का विमोचन किया गया है। सांसद और लेखक हैं शशि थरूर, जिनकी नई पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में थरूर साहब ने अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताया है। लेखक 14 अप्रैल 1891 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महारों के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक के महान व्यक्ति के जीवन के आर्क का पता लगाते हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि शशि थरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। हर वर्ष इनकी कई सारी किताबें लॉन्च होती हैं और एग्ज़ाम में इनकी किताबों से एक क्वेश्चन आता भी है। तो याद रखिएगा कि शशि थरूर की नई किताब है अंबेडकर ए लाइफ, इसका विमोचन किया गया है। किसके जीवन पर आधारित है? तो भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है। क्या आपको पता है भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है, भीमराव अंबेडकर ही थे जिसके कारण आज हमारे देश का संविधान है। संविधान के निर्माता कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे भीमराव अंबेडकर। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ बात किताब से आई है तो कुछ और किताबें डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपको पता है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसकी बुक है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में लगातार आंसर करते जाइए। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट ये किसकी पुस्तक है? ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, कुछ एक ऐसी पुस्तक है जो इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही, जैसे कि नो स्पिन किसकी पुस्तक है? शेन वार्न की पुस्तक है, जिनका इसी साल निधन हो गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनकी पुस्तक थी नो स्पिन। याद रखिएगा इस पुस्तक को भी। इसके अलावा आपको याद होगा मैग्निफिसेंट मैरी कॉम, जो कि मैरी कॉम से रिलेटेड बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कई सारी बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि एग्ज़ाम वॉरियर बुक है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी गई थी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे कलाम सर की बुक है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जहां पर जाकर के मेरा बुक वाला वीडियो आप देख कर आइए। मैंने सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने इसी चैनल के माध्यम से, जहां पर मैंने 51 टॉपिक डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाकर के उसमें एक एक टॉपिक को कवर करिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। और कल शाम के शॉर्ट वीडियो में हेडलाइंस के रूप में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। न्यूज़ क्या है? भारत के 79 नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है एम प्रणेश। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एम प्रणेश। भारत के 79 नंबर के चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर बोला जाता है चेस के खिलाड़ी को। 79वें खिलाड़ी बने हैं, मात्र 16 साल के हैं ये एम प्रणेश, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम में 79 नंबर के तो हो सकता है आपसे पूछे ही पूछें, लेकिन इसके आसपास के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ। याद रखिए, 78वें नंबर के कौस्तव चटर्जी हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ में ही मैंने आपको इनसे परिचित कराया था। फिर 77वें नंबर के आदित्य मित्तल हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं। 76 नंबर के प्रणव आनंद हैं, कर्नाटक से हैं। 75 नंबर के वी प्रणव हैं, तमिलनाडु से। 74 नंबर के राहुल श्रीवास्तव हैं, याद रखिएगा तेलंगाना से हैं।
73 नंबर के भरत सुब्रमण्यम है तमिलनाडु से। 72 नंबर के हैं मित्रबा गुहा वेस्ट बंगाल से। 71 नंबर के संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से। और 70 नंबर के राजा ऋत्विक तेलंगाना से। तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से फिर से देख लीजिए। 79 नंबर के एम प्रणेश हैं तमिलनाडु से। 78 कौस्तव चटर्जी वेस्ट बंगाल से। 77 आदित्य मित्तल महाराष्ट्र से। 76 प्रणव आनंद कर्नाटका से। 75 वी प्रणव तमिलनाडु से। 74 राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना से। 73वें भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से। 72वें मित्रभा गुहा वेस्ट बंगाल से। 71वें संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र से। और 70वें राजा ऋत्विक तेलंगाना से। मैंने आपको ये पिछले 10 क्यों कवर कराए हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं। बात यहाँ पर चेस की आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसकी बात करें तो स्थापना 1924 के अंदर में करी गई थी। हेडक्वार्टर पड़ता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आर्कडी डोर्कविच इनका नाम है। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 195। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करें तो ये अक्सर मैं क्लास में आपसे डिस्कस करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे। ये भी तमिलनाडु से थे विश्वनाथन आनंद, और जिन्होंने तो पूरे विश्व में चेस के मामले में भारत से लोहा मनवा दिया। ठीक है, इंडिया की पहली विमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो एस विजया लक्ष्मी थी। ये भी तमिलनाडु से थी। इसके अलावा इंडिया के सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो अभिमन्यु मिश्रा थे, जो कि इंडियन अमेरिकन थे। एक बार फिर से देखिए, इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु से थे। इंडिया की पहली विमेन ग्रैंड मास्टर एस विजयालक्ष्मी भी तमिलनाडु से थी। इंडिया के सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, जो कि इंडियन अमेरिकन थे। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एस प्रणेश 79 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब आपने जाना कि लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। तो क्या आप जानते हैं ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? चलिए मैं ही बताता हूँ। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में पड़ता है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, ज़्यादातर संगठन जो W से शुरू होते हैं O पर ख़त्म होते हैं, या I से शुरू होते हैं O पर ख़त्म होते हैं, इन सभी का हेडक्वार्टर पड़ता है कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चाहे वो ILO हो, चाहे वो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो WHO हो यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, इन सारे संगठनों के हेडक्वार्टर कहाँ पड़ते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ते हैं। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में ये बताइए ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, यानी OPEC ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएंगे। और हाँ, जिसने भी मेरे हेडक्वार्टर का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर के हेडक्वार्टर का पूरा वीडियो देख कर आए, क्योंकि आपके एग्जाम में हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उम्मीद करते हुए कि आपको न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, NSO की एक रिपोर्ट आई है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 23 में भारत की GDP 7% की दर से बढ़ेगी। तो जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% बढ़ने की उम्मीद है। अगर बात करें NSO की, तो वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 8.7% आंकी थी और 2023 में 7% आंकी है। इससे पहले RBI ने 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8%, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान लगाया था। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको पता है सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में किसके पास है? क्या DV सदानंद गौड़ा के पास है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो किसके पास है, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है RBI की स्थापना किस एक समिति की सिफारिश पर हुई थी? चलिए मैं ही बताता हूं। हिल्टन यंग कमीशन 1926 के अंदर आता है और भारत में एक केंद्रीय बैंक होने की बात कहता है, जिसके बाद RBI एक्ट 1934 पास करके 1935 में RBI की स्थापना करी जाती है और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, जो कि भारत में सभी प्रकार की छोटी बैंकों की रेगुलेटर है।
उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी 7% की दर से बढ़ेगी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट बहुत सारे हो रहे हैं इस टाइम। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने संयम मेहरा को नया चेयरमैन चुना है। तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के सदस्यों ने 2 साल की अवधि के लिए संयम मेहरा को अपना नया अध्यक्ष चुना है, जो कि 2023 और 2024 में अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। सदस्यों ने राकेश रोकाडे को निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, जबकि अध्यक्ष के रूप में संयम मेहरा को चुना है। अच्छा, ये है क्या? तो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भारत में रत्न और आभूषण व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार संघ है। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में ही रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बनाए गए थे? मैं आपसे एक प्रकार के क्वेश्चन कई बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपके माइंड में उस सारे क्वेश्चंस स्ट्राइक करने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। और आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास? तो आज की न्यूज़ है ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य तो इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि आपको पता है ओडिशा में बहुत ही जल्दी FIH हॉकी विश्व कप शुरू होने वाला है। तो क्या है न्यूज़, आइए बात करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब ने राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बताया गया है। उड़ीसा द्वारा दूसरी बार आयोजित किया जा रहा 2023 का मेंस FIH हॉकी विश्व कप भी यहीं पर खेला जाएगा। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में इस बार हॉकी विश्व कप का आयोजन होना है। उसके पहले ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री साहब ने राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत भर में ही नहीं दुनिया भर में होगा। और नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर। अच्छा, भगवान क्यों कहे जा रहे हैं? तो याद रखिए, मुंडा समुदाय जो है ये झारखंड का एक समुदाय है और बिरसा मुंडा वहीं पर एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुआ करते थे, जिन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसके बाद से वहाँ के लोग इनको भगवान के नाम से पूजते हैं। ठीक है। और मुंडा वहाँ की एक जनजाति है। बात करें बिरसा मुंडा साहब की, उन्हीं के पुत्र हैं अर्जुन मुंडा। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय मंत्रालय में किस मंत्री के पद पर आते हैं? हम लोग बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले कुछ बात कर लें 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की। तो याद रखिए 2023 मेंस हॉकी विश्व कप पुरुषों का विश्व कप होगा, जिसका 15वां संस्करण आयोजित होगा। पुरुषों के राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीमों के लिए यह चतुष्कोणीय विश्व चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है। 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला भारत में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए कमेंट कॉलम में लगे हाथों एक आंसर दीजिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है और भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले कुछ एक पॉइंट बिरसा मुंडा के बारे में भी जान लेते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया बिरसा मुंडा के बारे में, तो अब डीप जानते हैं। धरती बाबा, पृथ्वी के पिता, इन दो नामों से भी प्रसिद्ध है बिरसा मुंडा। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को एक साथ लाने के लिए इनको जाना जाता है। बिरसा ने बिरसैत की आस्था की शुरुआत करी थी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1899-1900 में रांची के दक्षिण में बिरसा मुंडा ने किया था। स्वतंत्रता सेनानी को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमल्ट कहा जाने लगा, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाकर मुंडा राज स्थापित करना था। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपने जान लिया होगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास, चलिए स्क्रीन पर ध्यान से देखते जाइए। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने जा रहा है भारत। तो भारत 12 से 13 जनवरी 2023 को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इम्पॉर्टेंट डे या किसी भी इम्पॉर्टेंट समिट की थीम, तो इस शिखर सम्मेलन का विषय है यूनिटी ऑफ वॉइस
यूनिट या पर्पस। शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का एक प्रयास है। तो याद रखिएगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करने जा रहा है भारत, जिसका विषय रहा है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ये मानते हुए कि न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपको ये पता है क्या G20 की बैठक 2023 में कहाँ पर आयोजित होनी है? ये तो सबको पता है, ठीक है। कहाँ आयोजित होनी है? अपना प्यारा भारत इसको इस बार होस्ट करने वाला है। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, 2022 में G20 की बैठक को किसने आयोजित किया था, किस एक देश ने। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ, और इससे पहले पॉइंट ये भी याद रखिए, यह पहल प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम के विजन से प्रेरित है, यानी जो समिट आयोजित करी गई है। अगली न्यूज है अनुराग ठाकुर साहब से। अनुराग ठाकुर कौन है? हमारे देश के खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने किया है Y20 समिट के थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च। तो भारत इस साल G20 की अध्यक्षता को कर ही रहा है। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी है। यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी। G20 के अंतर्गत कुल 11 एंगेजमेंट ग्रुप हैं। इस महीने से G20 के एंगेजमेंट ग्रुप की बैठकें भी शुरू होगी। इससे पहले 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेंजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट जारी करी है। याद रखिएगा, क्या आपको पता है वर्तमान समय में भारतीय टीम के कैप्टन कौन है? तो अगर T20 की बात करें क्रिकेट में तो ये हार्दिक पांड्या है। टेस्ट और वनडे में बात करें तो ये रोहित शर्मा है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी अभी आपको एक सीरीज भी पता होनी चाहिए। अभी आपको पता है भारत और श्रीलंका की सीरीज समाप्त हुई है। मैं ये न्यूज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट से भी न्यूज़ आती हैं आजकल। भारत और श्रीलंका की सीरीज समाप्त हुई है और आपने देख ही लिया है, भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, जिनको स्काई कहकर बुलाया जा रहा है, उन्होंने जबरदस्त सेंचुरी लगा करके रिकॉर्ड बना दिया है। इतने कम मैचों में 3 सेंचुरी जड़ करके उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को अब याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप की न्यूज़ भी आ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले कुछ Y20 के बारे में जान लेते हैं कि आखिर Y20 क्या है। तो Y20 एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। इसके साथ ही ये अनेक सिफारिशों को भी सामने लाता है जो G20 देशों के नेताओं को प्रस्तुत की जाती हैं। इस एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत 2010 में करी गई थी। इस U20 एंगेजमेंट ग्रुप में भारत का मुख्य फोकस G20 सहित विश्व के युवा लीडरों को एक मंच प्रदान करना है जहां से वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो Y20 समिट का उद्देश्य विश्व स्तर पर यूथ एंगेजमेंट को बढ़ावा देना है। न्यूज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो एक बार अपने प्यारे प्यारे हार्ट कमेंट कॉलम में दे दे। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, और आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। 1901 के बाद 2022 पांचवा सबसे गर्म साल रहा है। ये रिपोर्ट आई है IMD की। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो देश में 1901 के बाद से साल 2022 को पांचवा सबसे गर्म वर्ष दर्जा दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 से ही मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। मौसम विभाग कार्यालय ने 2022 के दौरान भारत की जलवायु पर दिए गए बयान में यह भी कहा कि जमीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981 से 2010 की अवधि का औसत तापमान है। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के निधन से है। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, इटली के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं जियानलुका वियाली, जिनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। कैंसर से पीड़ित थे। अपने फुटबॉल करियर में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के बाद अब जियानलुका वियाली ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था कि फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले ब्राज़ील के महान फुटबॉलर
पेले का भी निधन हुआ था और अब इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का भी निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको क्लास में अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप 3 काम जरूर किया करें। पहला काम, लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूला करें। दूसरा काम, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और तीसरा काम, जितने लोग चैनल पर पहली बार आ गए हो तो अब सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको डेली सुबह 6 बजे मेरे साथ करंट अफेयर की क्लास मिलती है। इसके अलावा अभी तक मैं स्टैटिक जीके की क्लास कर रहा था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ शॉर्ट वीडियो भी करता हूं। एक एक शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखा करें, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो आपकी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन शॉर्ट वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाला करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।